प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हमारे डिस्कस का टॉपिक है व्यवस्था उपागम, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या एवं आलोचना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का क्या महत्व है, क्या भूमिका है और आलोचकों द्वारा इसकी किस किस आधार पर आलोचना की गई है। इंटरनेशनल लेवल पर ये अप्रोच मोर्टन कैपलान ने दी है। इसे मोर्टन कैपलान का भी व्यवस्थावादी उपागम माना जाता है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का महत्व। व्यवस्था उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए व्यवस्था उपागम का प्रतिपादन मोर्टन कैपलान ने किया। कैपलान का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था संरचना विद्यमान है जिसके विभिन्न अंग क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। संसार की सभी राजनीतिक गतिविधियां सुव्यवस्थित ढांचे के अंगों की आपसी क्रिया प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। कैपलान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को सम्मिलित किया है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्यों ने हमेशा अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है और भविष्य में भी ये होता रहेगा। हालांकि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार यह भूमिका बदलती रहती है। कैपलान का मानना है कि राष्ट्रीय राज्यकर्ता का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार सदैव राष्ट्रीय हित के आधारभूत विचारों से अनुशासित होता है। यानी कैपलान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राज्यकर्ता है और उनका व्यवहार जो है राष्ट्रीय हित पर आधारित होता है। मोर्टन कैपलान ने 6 प्रकार की व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जिक्र किया है। सबसे पहले हम व्यवस्था उपागम के अर्थ के बारे में जानेंगे कि व्यवस्था उपागम क्या है। व्यवस्था दरअसल अंतःक्रियाओं का समुच्चय है जिसमें इसके सभी अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। व्यवस्था का अर्थ है कि इन वस्तुओं या अंगों का ऐसा समुच्चय जिसमें वस्तुओं या अंगों का परस्पर कोई संरचनात्मक संबंध होता है। व्यवस्था उपागम को राजनीति विज्ञान में लेकर आने वाले डेविड स्टर्न मानते हैं कि अंतःक्रियाओं का समुच्चय। इसमें उदाहरण लिया जा सकता है कि अगर साइकिल एक सिस्टम है तो साइकिल के विभिन्न पार्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से चाहे आगे का टायर हो, पीछे का टायर हो, हैंडल हो, ब्रेक हो, चैन हो, इन सब का कार्य क्या है कि साइकिल की जो मूवमेंट है उसको बढ़ाना है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। यानी विभिन्न अंग जो है अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हुए सामूहिक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो उसे व्यवस्था कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम को लेकर आने वाले मोर्टन कैपलान कहते हैं कि जिस तरह से एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसी तरह से पूरे विश्व का भी पॉलिटिकल सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीतिक व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम व्यवस्था उपागम के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस संबंध में बटरलफी का कहना है कि व्यवस्था अंतःक्रियाशील तत्वों का समुच्चय है। यानी व्यवस्था एक प्रकार से क्रियाशील है लेकिन इंटरनली क्रियाशील है, ऐसे तत्वों का समुच्चय है, उनका एक प्रकार से संगठन। कॉलिन चेरी ने कहा है कि व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संघटक है जो लक्षणों के विभिन्न निर्णायक भागों में सम्मिलित रहती है। यानी कॉलिन चेरी मानते हैं कि व्यवस्था क्या है, एक संपूर्ण का बोध करवाता है
जो लक्षणों के विभिन्न निर्णायक भागों में सम्मिलित रहती है, यानी एक प्रकार से उन सभी का कहीं न कहीं निर्णायक रोल रहता है। व्यवस्था उपागम का अर्थ है कि यह प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को एक ही व्यवस्था के रूप में देखता है। प्रत्येक व्यवस्था उसके भागों में विभाजित रहती है। ये सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर रहकर कार्य करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था उपागम को प्रयोग करने का श्रेय डेविड स्टन व जी हामंड को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस उपागम को मोर्टन कैपलान ने प्रयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था उपागम के समर्थक में प्रमुख समर्थक है जेम्स रोजनव, ऑर्थर लीबर्स, केनेथ बोल्डिंग, कॉलिन चेरी, कार्ल डोइस, के थॉम्सन। ये सभी समर्थक मानते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है। मोर्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण, कैपलान ने इसे 6 भागों में बांटा है। कैपलान ने इसकी पहली स्टेज शक्ति संतुलन व्यवस्था की बताई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन एक प्रथम चरण है। कैपलान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5 या 6 राष्ट्रों का शक्ति संतुलन में शामिल होना आवश्यक है। कैपलान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए 6 प्रमुख नियमों का पालन करते हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए इन सभी 5, 6 या इससे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रमुख कार्यकर्ता को अपनी क्षमता कूटनीति के द्वारा बढ़ानी चाहिए, न कि युद्ध के द्वारा। यानी प्रमुख कार्यकर्ता है, प्रमुख जो देश है, पावरफुल देश है, वो अपनी क्षमता कूटनीति के द्वारा बढ़ाए, न कि युद्ध के द्वारा। दूसरा, प्रमुख कार्यकर्ता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जरूरत पड़ने पर युद्ध का सहारा ले। आमतौर पर वो युद्ध ना करे, युद्ध में भाग ना ले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि धूमिल होती है और उसे जो है जरूरत पड़ने पर ही युद्ध का सहारा लेना चाहिए। तीसरा नियम उन्होंने बताया कि युद्ध की अवस्था में मुख्य शत्रु राज्य का सर्वनाश करने की अपेक्षा युद्ध को रोका जाए। यानी जो मुख्य प्रतिद्वंदी राज्य है उसको सर्वनाश करने के बजाय अगर राष्ट्रों के बीच बैलेंस बनाए रखना है तो युद्ध को रोक दिया जाए। चौथा महत्वपूर्ण नियम कैपलान ने बताया है कि राष्ट्रों के किसी ऐसे गुट का निर्माण का विरोध करना जो व्यवस्था के आधिपत्य की स्थिति को ग्रहण करता हो। यानी बैलेंस ऑफ पावर में कोई राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका कोई दूसरा राष्ट्र विरोध कर रहा है, ऐसे व्यवस्था का निर्माण कर रहा है जिसे वो आधिपत्य की स्थिति ग्रहण करने को है, तो ऐसे राष्ट्र का हमेशा से विरोध करना चाहिए। मोर्टन कैपलान मानते हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रों को, किसी राष्ट्र या राष्ट्रों को राष्ट्रोपरि सिद्धांतों पर चलने से रोकना, यानी राष्ट्रीय व्यवस्था से पार जो नियम कानून बने हैं उनके विरुद्ध अगर कोई राष्ट्र चलता है किसी प्रकार से, तो ऐसे राष्ट्र को की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना। कैपलान ने छठा नियम बताया किसी मुख्य पराजित राष्ट्र को व्यवस्था में पुनः शामिल करना। यानी बैलेंस ऑफ पावर में जब शक्ति संतुलन में कुछ राष्ट्र हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वो उस बैलेंस ऑफ पावर के सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, तो उनको पुनः शामिल किया जाए ताकि शक्ति संतुलन उस क्षेत्र विशेष में बना रहे। तो मोर्टन कैपलान का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रों को इन 6 नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी राष्ट्रों के बीच कोई बड़े राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र हैं, पावरफुल राष्ट्र हैं, पावरलेस राष्ट्र हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए, यानी शक्ति की तुल्य भारिता को लगभग बराबर बनाने के लिए दुनिया में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय नियमों का पालन करें, अन्यथा राजनीतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। कैपलान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण स्टेज बताते हैं शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, लूज बाइपोलर सिस्टम।
कैपलान का मानना है कि शक्ति संतुलन के बाद शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था स्थापित होती है। शिथिल का मतलब कमजोर और द्विध्रुवीय दो ध्रुवों वाली, यानी इससे पहले 5 या 6 राष्ट्र थे, उनमें बैलेंस था, लेकिन धीरे धीरे जो है क्या होता है, दो ध्रुव स्थापित हो जाते हैं। हालांकि वो इतने स्ट्रोंग नहीं होते। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका और सोवियत रूस के तनाव से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बदल गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था दो ग्रुपों में बदल गई, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। कैपलान ने इस व्यवस्था के लिए 12 नियमों का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। कैपलान ने कहा है कि सभी समूह अपनी प्रतिद्वंदी समूह की तुलना में शक्ति की वृद्धि चाहते हैं। जैसे 1945 से लेकर के 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच लगातार शक्ति वृद्धि का कंपटीशन चलता रहा। कोल्ड वार लंबे समय तक चलता रहा, बहुत सारी संधियाँ हुई, SALT I, SALT II, START I, START II, लेकिन दोनों समूहों ने अपनी शक्ति को एक दूसरे की तुलना में जो है लगातार वृद्धि करने की कोशिश की। दूसरा नियम यह है कि सभी समूह अपने प्रतिद्वंदी समूह की संधि अथवा युद्ध द्वारा समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी जितने भी समूह बने हुए हैं वो प्रतिद्वंदी समूह को संधि के द्वारा, युद्ध के द्वारा समाप्त करने का प्रयास करते हैं। एक समूह दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है। जैसे SALT I, SALT II, START I, START II के द्वारा जो है हथियारों की प्रतिस्पर्धा को दोनों राष्ट्र समूहों ने, यूएसए और यूएसएसआर ने कम करने का प्रयास किया। तीसरा नियम है सभी समूह के कार्यकर्ता दूसरे समूह या समूह के कार्यकर्ता की अक्षमता की अपेक्षा अपनी अक्षमता में निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के समूह हैं, जो प्रतिद्वंदी समूह हैं, वो दूसरे समूह की बजाय अपने समूह की शक्ति में और ज़्यादा विवृद्धि जाती हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रभाव बना रहे। चौथा महत्वपूर्ण नियम है सभी समूह संधि के युद्ध के बदले संधि करना, अपनी अक्षमता बढ़ाना। अक्षमता बढ़ाने में असफल रहने पर एक संक्षिप्त लड़ाई लड़ना चाहेंगे। यानी कोई भी ग्रुप जो है युद्ध के बदले संधि करना चाहता है और अक्षमता बढ़ाना चाहता है। अगर अक्षमता उसकी नहीं बढ़ती, कैपेसिटी नहीं बढ़ती, तो वो कोई न कोई हिंसक संघर्ष छेड़ता है। उसके द्वारा हिंसक संघर्ष, सैन्य संघर्ष या युद्ध के द्वारा अपनी राजनीतिक सामरिक अक्षमता में और ज़्यादा वृद्धि करना चाहता है। पांचवा महत्वपूर्ण नियम है सभी समूह किसी विरोधी समूह के आधिपत्य को स्थापित होने देने की अपेक्षा एक समग्र युद्ध करना चाहेंगे। यानी जो भी समूह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में है वो अपने प्रतिद्वंदी समूह के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए वो चाहते हैं कि अंतिम जो निर्णय है वो युद्ध के रूप में हो, ताकि उनकी शक्ति और ज़्यादा ना बढ़े। छठा महत्वपूर्ण नियम है कि सभी समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों की अपेक्षा अपने समूह के उद्देश्यों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। जैसे 1945 से 1991 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में था, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के समूह देशों ने यूएनओ के जो सामूहिक उद्देश्य हैं, मानव कल्याण के, विश्व शांति के, सुरक्षा के, उनकी अपेक्षा अपने अपने समूह के उद्देश्यों पर अधिक ध्यान दिया। सातवां इसमें नियम है गुट निरपेक्ष राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों की को प्राथमिकता देते हैं तथा युद्ध की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। आठवां इसमें नियम है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य अपनी सदस्य संख्या बढ़ाना चाहते हैं। जैसे 1945 से लेकर के 1991 के बीच में यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने अपनी अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किया। हालांकि इसी दौरान जो है निर्गुट राष्ट्रों का आंदोलन जो है 1955 में अस्तित्व में आया। नौवां महत्वपूर्ण नियम है गैर गुटीय राज्य किसी भी गुट या समूह का समर्थन नहीं करना चाहते। जो गुट पहले से बने हुए दो गुट, उसके अतिरिक्त अन्य जो सदस्य देश हैं जो गुट में शामिल नहीं है, वो किसी भी गुट या समूह का समर्थन नहीं करना चाहते। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का नियम मोर्टन कैपलान ने बताया। जैसे भारत और दूसरे जो
नव स्वतंत्र देश थे 1947 के बाद, उन सब ने यूएसए और यूएसएसआर किसी गुट में शामिल न होकर के नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की। मोर्टन कैपलान ने 10वीं महत्वपूर्ण जो नियम है वो गैर गुटीय राज्यों को दोनों गुटों के बीच संभावित युद्ध के खतरे को कम करने के नियम के बारे में बताया है कि जो राज्य किसी भी गुट में शामिल नहीं है वो दोनों गुटों के बीच खतरे को कम करने का प्रयास करते हैं। 11वां नियम बताया कि जो राष्ट्र विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक हैं वे दोनों गुटों में पाए जाने वाले तनाव को कम करना चाहेंगे। 12वां है कि जब कोई समूह शक्ति का प्रयोग करता है तो सभी गैर समूह राज्य एकत्रित हो जाते हैं। मोर्टन कैपलान ने तीसरी स्टेज पर कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का वर्णन किया है। कैपलान का मानना है कि शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है। इस अवस्था में तीसरे गुट या विश्व व्यवस्था समर्थक गुटों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दो बड़े गुटों में तनाव व टकराव चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था में स्थायित्व का आधार दोनों गुटों में पद सोपानात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था में मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करने वाले राष्ट्र का प्रभाव नामात्र का रह जाता है। मोर्टन कैपलान मानते हैं कि चौथी महत्वपूर्ण व्यवस्था सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो हर जगह व्यापक हो। कैपलान का कहना है कि कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था के बाद दो ध्रुवों की स्थिति समाप्त होकर सार्वभौमिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इस अवस्था में सभी राष्ट्र एक संघात्मक प्रणाली में संगठित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा पूरा विश्व एक संघात्मक विश्व राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा संघात्मक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित होगा ताकि हर राष्ट्र इसके प्रति संतुष्ट हो। अंतर्राष्ट्रीय संघात्मक राज्य में सार्वभौमिक कार्यकर्ता उतना ही प्रभावशाली होगा कि वह युद्ध को रोकने व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम होगा। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह मानती है। इसमें राष्ट्रवाद की संकीर्णता का प्रभाव कम होता है और यह व्यवस्था राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु कार्य करती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो मोर्टन कैपलान के अनुसार अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ पिछले 76 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुव्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने, मानव कल्याण और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है। मोर्टन कैपलान 5वीं व्यवस्था में मानता है पद सोपानात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। पद सोपान का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी प्रोग्रेस। पद सोपानात्मक व्यवस्था में एक बड़ा राज्य अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। महाशक्ति सार्वभौम होकर दूसरी सभी शक्तियों को अपने में समा लेती है और एक ही राज्य बाहर रह जाता है। यह पद सोपानात्मक व्यवस्था निर्देशात्मक भी हो सकती है यदि वह निरंकुश राज्य द्वारा की गई किसी विश्व विजय का परिणाम है तो निर्देशात्मक होगी, और यदि वह प्रजातांत्रिक नियमों पर आधारित है तो ऐसी व्यवस्था गैर निर्देशात्मक होगी। निर्देशात्मक व्यवस्था में महाशक्ति निरंकुशता के साथ अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करेगा, उनमें तनाव बहुत ज़्यादा होगा, जबकि गैर निर्देशात्मक व्यवस्था में महाशक्ति लोकतांत्रिक आधार पर शक्ति वितरण करेगा जिससे तनाव कम होगा। जब पूरी दुनिया जो है उसमें एक राष्ट्र प्रभावशाली बन जाता है, चाहे वो युद्ध के द्वारा हो, अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का कायम करता है तो अन्य राज्यों के साथ उसके तनाव कम होंगे। अगर वो किसी प्रकार से एक अकेला राष्ट्र हिंसा के द्वारा या डिक्टेटरशिप के द्वारा यूनिपोलर सिस्टम हो जाता है, एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाता है, तो अन्य राष्ट्रों के साथ उसके संबंध जो है सामान्य नहीं होंगे। वो आधिपत्य की स्थिति को लगातार बनाए रखेगा और निरंकुशता का जो प्रभाव है वो अन्य राज्यों पर लगातार बनाए रखेगा।
तो ये इस मोर्टन कैपलान मानता है कि इस स्टेज पर आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की होगी। छठी इकाई व्यवस्था के रूप में कैपलान ने बताया है यूनिट वीटो सिस्टम। यूनिट वीटो सिस्टम में इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था को माना गया है। इसका मतलब है कि छठी स्टेज ऐसी आएगी जब दुनिया का हर राष्ट्र पूरी तरह से शक्तिशाली होगा। हर राष्ट्र अपने आप में सक्षम होगा। अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए उसे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस अवस्था में सभी राष्ट्रों की शक्ति समान होती है। उदाहरण के लिए सैद्धांतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्र, चाहे किसी भी क्षेत्र में कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही छोटा क्यों न हो, जनसंख्या के तौर पर, आर्थिक विकास, सामरिक विकास, औद्योगिक विकास के तौर पर कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, सबको समानता का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने, वो एक वोट का अधिकार है, चाहे वो दुनिया कितना ही पावरफुल देश हो, कितना ही निर्धन देश हो। इसमें पहली दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश जो है बिल्कुल बराबर रहते हैं। इसको यूनिट वीटो सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि व्यवस्थावादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने में सार्थक नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। आलोचक मानते हैं कि मोर्टन कैपलान ने इसका ऐच्छिक वर्गीकरण किया है, जबकि इन व्यवस्थाओं की संख्या इससे कम या अधिक भी हो सकती है। जो 6 स्टेज बचाई हैं वो उसमें नंबर 5 भी हो सकता है, नंबर 7 भी हो सकता है। तो इन 6 प्रतिमानों का वर्गीकरण उचित नहीं है। आलोचक मानते हैं कि विश्व में पहले कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है, उसके बाद शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है, जबकि मोर्टन कैपलान कहता है कि पहले शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है, उसके बाद कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है। मोर्टन कैपलान छठी व्यवस्था में इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था को मानते हैं, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। आज तक इसका हमें कोई व्यवहारिक धरातल पर इसका आधार दिखाई नहीं देता। आलोचक मानते हैं कि इसमें गैर राजनीतिक तत्वों का अभाव है। कैपलान की व्यवस्था उपागम में गैर राजनीतिक यानी आर्थिक, नैतिक, भौगोलिक तत्वों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। इनके महत्व को नज़रअंदाज किया गया है। मोर्टन कैपलान चाहे बैलेंस ऑफ पावर हो, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था हो, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था हो, या यूनिट वीटो सिस्टम हो, या सार्वभौमिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में केवल राजनीतिक संबंधों का वर्णन करता है। आलोचक इस उपागम को एक संकीर्ण उपागम मानते हैं कि इसमें राष्ट्रीय शक्ति का तो वर्णन किया गया है, लेकिन राष्ट्रों की आंतरिक स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण नहीं किया गया। अर्नेस्ट हास ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द नेशन स्टेट में बताया है कि राष्ट्र के आंतरिक तत्वों की उपेक्षा पूरी तरह से मोर्टन कैपलान के व्यवस्थावादी उपागम की आलोचना करने के योग्य है। एक राष्ट्र के अंदर जो है किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उसको पूरी तरह से कैपलान ने नज़रअंदाज किया है। आलोचक यही मानते हैं कि इस सिस्टम को डेवलप करने के नाते जो है कैपलान ने निरंकुशता को बढ़ावा दिया। शक्तिशाली राज्यों और महाशक्तियों की निरंकुशता के विचार को उन्होंने बढ़ा दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी चाहे बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम हो, या लूज बाईपोलर सिस्टम, टाइट बाईपोलर सिस्टम, या यूनिवर्स सिस्टम, हर सिस्टम में मोर्टन कैपलान ने शक्ति को बढ़ा दिया, शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। इस उपागम के आलोचक मानते हैं कि 6 सूत्रीय व्यवस्था उपागम पूरी तरह से कार्य कारण संबंधों पर आधारित नहीं है। इसमें सिद्धांत निर्माण का अभाव है। इस संबंध में प्रमुख आलोचक रॉबर्ट के लिबर का मानना है कि यह व्यवस्था उपागम परिभाषा के स्तर से आगे नहीं बढ़ा, इसलिए इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी के लिबर का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो मोर्टन कैपलान ने दिया है वो अपने अभी प्राइमरी स्टेज में है, वो सिद्धांत के स्तर तक नहीं पहुंचा है। प्रमुख आलोचकों में मानते हैं कि अनिवार्य कार्यकर्ता की पहचान है। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अनिवार्य कार्यकर्ता राज्यों को मानना है या राज्यों के समूह को। अगर अनिवार्य कार्यकर्ता एक राज्य है तो शेष राज्य उसके विरुद्ध होंगे, और यदि अनिवार्य कार्यकर्ता एक समूह है तो अन्य समूह उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे।
तो ये जो है मोर्टन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में समूह की स्थिति, समूह की पहचान को स्पष्ट नहीं किया। ये एक बड़ी आलोचना है। आलोचक मानते हैं कि उनका अध्ययन जो है क्रमबद्ध नहीं है। मोर्टन कैपलान ने व्यवस्था उपागम में क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव पाया जाता है। कैपलान ने शक्ति संतुलन के बाद सीधे शिथिल कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का वर्णन किया। इस संबंध में आलोचक बलोबर्ग व यूदिन का कहना है कि व्यवस्था आंदोलन वर्तमान समय में कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करता है, परंतु परिणामों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट नहीं करता। इनका जो सिस्टम है, क्रमबद्धता है, वो सही नहीं है। आलोचक मानते हैं कि सीमित प्रतिमान है। आलोचक जे डेविड सिंगर का मानना है कि सिद्धांत एवं अनुसंधान में व्यवहारिक वर्गीकरण ने व्यवस्था उपागम को महत्वहीन एवं सीमित कर दिया। इस प्रकार कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम के सिद्धांत एवं अनुसंधान में वर्गीकरण करके इसके महत्व को और ज़्यादा कम कर दिया। आलोचक यही मानते हैं कि कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण अव्यवहारिक है। आलोचक मानते हैं कि सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था व्यवहार में संभव नहीं। इस संबंध में हैंडले बुल का मानना है कि कैपलान द्वारा दिए गए प्रतिमान केवल मात्र बौद्धिक अभ्यास है और कुछ नहीं। वो केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम आज तक हुआ नहीं और नहीं होगा जिसमें सभी राष्ट्र जो है पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे या अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम हो। आलोचक इसकी वास्तविकता को लेकर के भी संदेह प्रकट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अध्ययन करने में व्यवस्था उपागम वास्तविकता से काफ़ी दूर है। इस संबंध में मैकलीलैंड का कहना है कि कैपलान के प्रतिमान इतने सामान्य स्तर पर बने हैं कि वास्तविकताओं को क्रम देने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। मैकलीलैंड का मानना है कि कैपलान का व्यवस्था उपागम बिल्कुल सामान्य स्तर का है जिसमें वास्तविकता का अभाव है। व्यवस्थावादी उपागम के आलोचक मानते हैं कि इसमें वास्तविकता नहीं दिखाई देती। मैकलीलैंड जैसे आलोचक कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है बिल्कुल सामान्य स्तर की है और इसमें वास्तविकता कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती। तो आज का हमारा टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए व्यवस्था उपागम के प्रतिपादक मोर्टन कैपलान का सिस्टम। मोर्टन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 चरण बताए हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पावर, लूज बाइपोलर सिस्टम, टाइट बाइपोलर सिस्टम और यूनिवर्सल सिस्टम, वीटो सिस्टम। इन 6 स्टेजेस के द्वारा उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया जो है इन 6 स्टेजेस से गुजरती है और तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। लेकिन बहुत सारे आलोचकों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सिस्टम अप्रोच है मोर्टन कैपलान द्वारा, वो वास्तविकता से परे है, यथार्थ से परे है, वो भ्रामक है, कहीं पर भी आज तक लागू नहीं। और मोर्टन कैपलान की थ्योरी है अभी प्राइमरी स्तर पर है, उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती और ना ही किसी प्रकार का जो सिस्टम दिया है उसने वो उचित है। तो हर प्रकार से मोर्टन कैपलान की आलोचना की गई है। तो आज का ये मोर्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थावादी उपागम का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लाइक पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।